क्या ये चिंता का सबब बनता जा रहा है विनोद बीजेपी के लिए, या ये जो तस्वीर अभी आपने देखी केसी त्यागी साहब, जैस्मिन और आलोक के जो बयानों में एक अंतर विरोध और एक तल्खी और एक खलिश भी कहीं ना कहीं दिखी है? देखिए, क्या वो अभी अड़चने, वो शिकवे अभी दूर होते नहीं दिख रहे? नहीं, आलोक शर्मा जी और जैस्मिन जी के बयानों में जरूर तल्खी दिखी, लेकिन त्यागी जी के बयान इस बात का इशारा करते हैं कि जो परिपक्वता नीतीश कुमार जी में है, चूंकि वो आज की तारीख में विपक्ष के तमाम नेताओं में बड़े कद के नेता हैं, तो मुझे लगता है कि शायद जब अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी वहां बैठेंगे तो नीतीश कुमार कुछ न कुछ रास्ता उसमें निकाल लेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी नीतीश कुमार जी को दी गई है, वो इसके आयोजक हैं इस पूरे उसके, तो निश्चित रूप से उनकी भूमिका भी बड़ी है। इन तमाम बड़े नेताओं का जाना क्या संकेत दे रहा है? संकेत ये दे रहा है कि प्रथम दृष्टया बात रास्ते पर है। भाई, जैसे आपने दावत दी और दावत में अगर 10 लोगों को दावत में दी और पता लगा 5 लोग नहीं आए तो इसका मतलब बात बिगड़ गई, लेकिन 10 में अगर 9 भी आ रहे हैं तो माना जाता है कि बात बनना शुरू हो गई है। बनी है नहीं अभी कह सकते, नहीं, ये सवाल मैंने जानबूझकर पूछा विनोद, वो इसलिए 5 साल पहले जाते हैं फ्लैशबैक में। ये विपक्षी एकाकी ऐसी तस्वीर पिछले 9 सालों में जो 23 को होगी, वो तो होना है अभी, भविष्य में है, एक ही बार हुई है, और वो मई 2018 कर्नाटक में, जब कांग्रेस और जेडीएस छोटी पार्टी होने के बावजूद सरकार की अगुवाई करते दिखी थी। तो वो जो फोटो ऑप थी, 17 दल थे, अगर मुझे संख्या सही, मायावती भी थी, ममता जी भी थी, सब ऊपर हाथ उठाकर हाथ से हाथ मिला वाला नारा बुलंद कर रहे थे, और वो हाथ कब छिटके ये पता ही नहीं लगा। उसमें इसमें एक फर्क है संदीप। हाँ, मैं वही फर्क जानना चाह रहा हूं। वो एक रैली थी जो कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण के अवसर पर बुलाई गई, पर सब एक जगह आए, सब एक मंच पे इकट्ठा हुए। तो यहाँ भी वही हश्र हो सकता है? उसके बाद ममता बनर्जी ने भी कलकत्ता में बुलाई थी रैली 2018 में, 19 के चुनाव से पहले, उसमें भी सब इकट्ठा हुए थे। इतनी बड़ी तादाद नहीं थी, लेकिन वो रैलियां थी। जब नीतीश कुमार जी शपथ ली थी 2015 में, तब अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी और लालू यादव एक ही मंच पे थे, ये भी हुआ है, लेकिन वो रैलियां थी। ये बैठक हो रही है, बैठक 9 साल में पहली बार हो रही है। इस तरह एक साथ बैठ करके मुद्दों पर बात करना। अब जैसे मान लीजिए अरविंद केजरीवाल जी का एजेंडा है कि भाई अध्यादेश पर स्थिति साफ हो, तो एक मुद्दे पर बात करेंगे वो। अब बाकी लोग क्या फैसला लेते हैं। नीतीश कुमार जी, त्यागी जी ने बताया कि भाई कॉमन नेशनल एजेंडा ऑफ द गवर्नेंस बनेगा, यानी जो विजन की बात जैसे अभी इन्होंने की अपराजिता जी ने कि विजन क्या है, तो विजन जो नेशनल एजेंडा ऑफ गवर्नेंस बनेगा तो उसमें विजन समझ में आएगा कि भाई अर्थव्यवस्था को लेकर क्या विजन है, विदेश नीति पर क्या है आपका, आंतरिक जो लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति है, एजेंसियों का उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग जो भी है उस पर क्या स्थिति है, एम्प्लॉयमेंट पर क्या है, इन सारी चीज़ों पर, महंगाई पर क्या है, तो विजन तब सामने आएगा जब सब मिलकर कॉमन में। फिर जो ये बातों पर तो आम सहमति बड़ी आसानी से बन जाएगी। 2 बड़े पेंच तो ये हैं कि प्राथमिकता क्या होगी, भाई अध्यादेश पर रुख, और उससे भी बड़ा सीटों का बंटवारा। पहले कौन कुर्बानी देगा, कितनी कुर्बानी देगा, और कौन कितना झुकेगा, कौन कितनी खुजली करेगा और रिटर्न खुजली कितनी मांगेगा। जो पहली जो बाधा दौड़ जो उससे होती है ना, इसमें कूद के पार हर्डल्स, वो हर्डल जो है पहली, वो अध्यादेश पर कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा, ये होगा। क्योंकि अध्यादेश एक ऐसा मुद्दा है जो अरविंद केजरीवाल ने बड़ी चतुराई से उसको एक संवैधानिक प्रश्न बना दिया है, लोकतंत्र का प्रश्न बना दिया है, और ये कि भाई ये आज दिल्ली पर है, कल कहीं भी लागू हो सकता है। हालांकि इतनी आसानी से लागू नहीं हो सकता, वो पूर्ण राज्य हैं, उनमें इसमें फर्क है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसमें संवैधानिक प्रश्न बना दिया है। अब इसमें कांग्रेस को स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी देश से लेकर विदेश तक कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है, तो कहें उस पर सहमति बन जाती है, तो यानी वो एक हर्डल पार हो गई, एक बाधा दौड़। तो फिर अगला हर्डल, बड़ा हर्डल, फिर सीट शेयरिंग नहीं, उसके बाद विजन आएगा। विजन इसलिए आएगा कि तब आप सीट शेयरिंग इस मीटिंग में नहीं होगी। सीट इस मीटिंग में मुझे जो लगता है विजन, ये कुछ मुद्दे, और अगली मीटिंग तय की जाएगी सीट शेयरिंग के लिए, और वो सीट शेयरिंग की मीटिंग इतनी बड़ी पंचायत नहीं होगी। मेरा जो अनुमान है, त्यागी जी बैठे हुए स्पष्ट करेंगे, मान लीजिए पंजाब का मुद्दा है, तो फिर उसमें कांग्रेस होगी, आम आदमी पार्टी होगी, और शायद नीतीश कुमार जी उसमें एक, जैसे होता है कि एक बीच का एक व्यक्ति बैठता। नीतीश कुमार की जो बात कर रहे हैं कि बीच का व्यक्ति कौन होगा, वो खेवनहार कौन होगा, वो वार्ताकार कौन होगा, 2 ही नेता लगते हैं। नहीं, जो सवाल अपराजिता जो पूछ रही थी, देखिए बीजेपी प्रेसिडेंशियल बनाना चाहेगी इस चुनाव को, चेहरों की लड़ाई। तो इस गठबंधन की अगुवाई कौन करेगा? ये हेडलेस गठबंधन रहेगा? नहीं, ये गठबंधन की अगुवाई जो कन्वीनर बनेगा इसका,
इसमें, और ये अगुवाई भी सामूहिक होगी। एक कन्वीनर होगा, कन्वीनर तो बनेगा एक ना। कन्वीनर होगा, एक अध्यक्ष होगा, और एक होगा कैंपेन कौन कमेटी का होगा वो? अध्यक्ष। ये भी एक यक्ष प्रश्न है। नहीं, एक प्रश्न वो बिल्कुल स्पष्ट है। अध्यक्ष होगा सबसे बड़ी पार्टी का, जहां तक होना चाहिए। हाँ। कन्वीनर संभवतः नीतीश कुमार जी होंगे। कैंपेन कमेटी या जो ड्राफ्टिंग कमेटी, उससे शरद पवार जी हो सकते हैं, और स्टालिन को एक बड़ी भूमिका मिल सकती है, केजरीवाल साहब। तो ये सब एडजस्टमेंट हो जाएंगे। ये एडजस्टमेंट, असली चीज आएगी वही सीट बंटवारे वाली। क्या पंजाब में 9 सांसद जीतने वाली कांग्रेस अपना दावा छोड़ देगी? क्या 2019 में सभी सीटों पर नंबर 2 रहने वाली कांग्रेस दिल्ली में अपना दावा छोड़ देगी? तो ये चीजें जो है, ये प्रश्न जो है, जो थोड़ा जटिल प्रश्न है, जो पहला हर्डल की जी लोकतंत्र परीक्षा होगी, हाँ, लोकतंत्र खतरे में है, अध्यादेश की बात वो सुलझ जाती है, तो अगला सवाल जल्द सुलझ पाएगा क्या? आप इंटरवीन भी कर रहे थे जैस्मिन। संदीप जी, पहले मैं ये एक भ्रम दूर कर दूं जो विनोद जी ने कहा है कि क्योंकि दिल्ली एक आधा राज्य है इसलिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है, बाकी राज्यों में नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है। मैं केवल 30 सेकंड में समझाना चाहूंगा। केंद्र ने ये कहा है कि क्योंकि दिल्ली में केवल एक कंकरेंट लिस्ट ही है, प्योर स्टेट लिस्ट नहीं होती, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों नियम कानून बना सकते हैं, राज्य भी और केंद्र भी। तो केंद्र ने कानून बना के ये कह दिया कि आज के बाद दिल्ली की स्टेट्स गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकती। तो अगर ये लॉजिक आप अप्लाई करें तो जितने भी कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट हैं बाकी सारी स्टेट के पास, कल सेंटर वहां पे भी ऑर्डिनेंस लाएगी कि एक साथ जितने भी 50 से भी ज्यादा तो लाए हैं एग्रीकल्चर के कृषि कानून, वो कंकरेंट लिस्ट में है, वो ले आए। हेल्थ पे लाते हैं। हाँ, वो आपकी बात फेयर है, पर जो मेरा सवाल था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं संदीप जी, मैं बस खत्म कर रहा था। मैं कह रहा हूं कि केवल कानून नहीं लाएं, कानून ये लाएं ये कह के कि आज के बाद स्टेट इस पे कोई कानून नहीं बना पाएगा, केवल और केवल केंद्र इस पे कानून बनाएगा। तो ये क्यों नहीं हो सकता बाकी सारे राष्ट्र में? और यही हम समझाना चाहेंगे विपक्ष को कि आप इसको हल्के मत लीजिए। दिल्ली ऑर्डिनेंस शुरुआत है, विपक्ष समझ जाता है, उसके बाद आप भी समझने को तैयार होंगे। स्टेट्स की शक्तियां ली जाएगी। और संदीप जी, अगर हम 23 तारीख को पटना जा रहे हैं, मतलब बातचीत करने जा रहे हैं, कुछ अपनी बात रखने जा रहे हैं और कुछ विपक्ष की बात सुनने जा रहे हैं। मैं वापस कह रहा हूं कि खुले मन से जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये भ्रम में ना रहे कि दिल्ली का ऑर्डिनेंस केवल दिल्ली की समस्या है। इससे देश की बाकी सारी गैर भाजपा सरकारें प्रभावित नहीं होगी। जैसे गवर्नर का दुरुपयोग करा जा रहा है, जहां तमिलनाडु में कहा जा रहा है कि गवर्नर चूज कर रहे हैं कि मिनिस्टर कौन बनेगा नहीं बनेगा, देश के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ। वैसे ही हम कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस द्वारा सारे गैर भाजपा सरकारों की शक्तियां लेने जाने वाली। और अगर दिल्ली ऑर्डिनेंस पास हो गया तो मैं कहूंगा कि ये एक भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत ही काला दिन रहेगा। लोकतंत्र की लड़ाई, अध्यादेश को लोकतंत्र की लड़ाई में बड़ा मुद्दा बना रहे हैं आलोक, ये बात तो तय स्पष्ट होती जा रही है, ये बड़ा मुद्दा होगा 23 तारीख को। देखिए, मुझे लगता, देखिए उसमें भी अभी विचार होगा, तमाम दल देखेंगे उसको। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के होने के साथ साथ देश की राजधानी भी है। अजय माकन जी ने एक बहुत लंबा विश्लेषण उस पर किया था कि ऑर्डिनेंस में कहीं पर क्या गलत नहीं है, लीगली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, पॉलिटिकली इसमें क्या चीज़ ठीक है। तो मुझे लगता है कि तमाम विपक्षी दल हैं, सभी समझदार हैं, वो दिल्ली की पोजीशन और बाकी राज्यों की पोजीशन में क्या फ़र्क है उसको भी समझेंगे। लॉ और लैंड दोनों ही तो अभी भी आज भी केंद्र सरकार के पास हैं। क्या आज लैंड और लॉ के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या आज राज्य सरकार कोई किसी भी रूप में कोई कानून बना सकती है? नहीं बना सकती है। 239A जो सेक्शन है उसमें वैसे भी मैक्सिमम पावर्स केंद्र के पास हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि विपक्ष नहीं, ये बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है ना, बात सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है, बात समाजवादी पार्टी की दिक्कतों को लेकर भी है। ममता बनर्जी कह रही हैं आप सीपीएम के साथ हैं तो मेरा साथ भूल जाइए, वरना मैं आपका साथ देने को तैयार हूं। तो सवालों के, बहुत से जटिल सवालों के, जिन्हें आप जटिल मान रहे हैं, वो जवाब आप ही को देने होंगे। देखिए, मुझे लगता है कि कम्युनिस्टों के बारे में, सीपीआई सीपीएम के बारे में और तमाम चीज़ें बहुत जटिलता नहीं रहेगी। ममता जी भी जिस तरह के वक्तव्य अब दे रही हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका समाधान निकलेगा। केरला की पोजीशन अलग है, वेस्ट बंगाल की पोजीशन अलग है,
जो कम्युनिस्ट लोग हैं, कम्युनिस्ट भाई हैं, उनको भी सिचुएशन पता है कि कहाँ पर किस तरह की पोजीशन है। तो मुझे लगता है कि ये भी त्रिकोणीय जो सहमति है ये बन जाएगी। सहमति बन जाएगी, सहमति बनेगी। ये द टाइम इज ऑल्सो रनिंग आउट। मैंने शुरुआत में इसलिए केसी त्यागी साहब, सितंबर में जो आपने मुहिम छेड़ी थी, अब वो अंजाम तक आती दिख रही है 23 जून को, और यहां से अब नया सिलसिला जो शुरू होगा, इज द टाइम रनिंग आउट। और आपने आम आदमी पार्टी कांग्रेस का रुख और रवैया साफ देख लिया। छोटा सा 30-40 सेकंड का जवाब चाहूंगा। इतिहास जो है, समय, काल और परिस्थिति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी और मैं आपातकाल में जेल में रहे हैं। अखिलेश यादव जी के पिताश्री मुलायम सिंह जी जेल में रहे हैं, और हम 23 तारीख को इंदिरा जी के जो हैं ग्रैंडसन, उनके बराबर में बैठेंगे। तो ये वक्त होते हैं, लचीला अगर नहीं होंगे तो फिर हम इतिहास के कूड़ेदान में चले जाएंगे सब लोग मिलकर के। बीच कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, जिम्मेदार पार्टी है। आलोक जी की जो आपत्तियां हैं, मैं नहीं समझता कि ये चैनल उसके लिए चर्चा के लिए ठीक है, लेकिन उनकी भी आपत्तियां हैं। लेकिन केजरीवाल जी भी खुले दिमाग से हैं, ममता जी भी हैं, और भी माफ़ करना, मैं इनको भाजपा विरोधी मोर्चे का सक्रिय सदस्य मानता हूं। इन लोगों के बगैर भी कोई मोर्चा भाजपा विरोधी बनेगा, इसमें शक शुबा है। अखिलेश यादव जी हों, उसमें तो हम तो और भी जोड़ना चाहते हैं। अभी अभी कांग्रेस पार्टी से उस विषय में बात नहीं हुई है, लेकिन ये 450 सीटों पर 23 तारीख के बाद 1 अगेंस्ट 1 होगा। एंड होपफुली दिल साफ करके हम सब लोग लोकतंत्र की, जनतंत्र की लड़ाई लड़ने में कामयाब होंगे। तो उम्मीद के सहारे अभी विपक्षी खेमा क्या कायम है?